साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं DIS की सीरीज और आज हम 31 से लेकर के 60 सवाल तक चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण है ये टेस्ट सीरीज। तो चलिएगा हम 31वें सवाल से शुरू करते हैं। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं जल्दी इसलिए कराता हूँ क्योंकि ज़्यादा डिले ना हो जाए, ज़्यादा लेट ना हो जाए वीडियो, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको करते रहिएगा। तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की सोमेंद्र नाथ टैगोर ने और ये स्थापना हुई 1934 में 1934 में। वैसे तो आप देखेंगे कि साम्यवादी दल जो पहले से ही था कम्युनिस्ट, जिसमें एम एन रॉय का नाम भी जुड़ता है, तो बाद में इसी से अलग होकर के क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना हुई 1934 सोमेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन जैन धर्म से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है और पहले इनका मतलब समझ लेना है। तो मतलब समझे पहले, अनेकांतवाद या इसे एक शब्द कहा जाता है स्यादवाद। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, तो स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। कल्पसूत्र जैन धर्म की रचना है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगम आगम पूरे जैन साहित्य को कहते हैं, तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। संलेखना एक ऐसी पद्धति है जिसमें व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए या निर्वाण प्राप्ति के लिए अपने शरीर को त्याग देता है। तो कहने का मतलब है कि चारों ही जो सिद्धांत नियम है वो सब जुड़े हुए हैं जैन धर्म से, इसलिए आंसर है आपका डी। विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपको पता होगा मत्स्य राज्य, जो कि राजस्थान वाले क्षेत्र में था, इसकी राजधानी है विराटनगर। चलिएगा नेक्स्ट, सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक द्वारा हक ए सर्व नामक एक कर लगाया गया जो संबंधित था। तो हक ए सर्व ये था एक सिंचाई कर। तो आपको पता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में जो सिंचाई की काल था या नहरों का निर्माण आप कह लीजिएगा, वो काफी चरम पर था और नहरों की सिंचाई की गई थी। समुद्रगुप्त को मिली उपाधियों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें पहला है धर्म प्रचार बंधु। तो बिल्कुल सही बात है। प्रयाग स्तंभ जब आप देखेंगे तो प्रयाग स्तंभ में ये उपाधि दी गई है समुद्रगुप्त को। कविराज, तो कविराज आप देखेंगे कि इनके सिक्कों पर इसका मिल जाता है वर्णन, तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और भारत का नेपोलियन ये कहा विंसेंट स्मिथ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो उपाधियां हैं तीनों ही हैं, इसलिए राइट आंसर इज सी। फिर अगला देखिएगा, क्रम लगाना है, तो ये तो वैसे भी आपको याद होगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो आप याद कर लीजिएगा और हो सके तो पॉसिबल आप लोग इनके संस्थापक लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चारों वंशों के। प्राचीन साहित्यों में से किस एक में भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो आप देखेंगे कि प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथ था गार्गी संहिता। तो गार्गी संहिता में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो आपको सीधी याद रखनी और कोई इसमें विशेष करना नहीं है। तो कई बार पूछा गया था कि कैसी पुस्तक है, तो ये ज्योतिष ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं का विशेष ध्यान रखना आप, अगर नहीं का ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हड़प्पा दयाराम साहनी बिल्कुल सही बात है। आलमगीरपुर जगदत्त शर्मा, धोलावीरा आर एस बिस्ट और रंगपुर। तो रंगपुर के जो उत्खनन कर्ता थे वो थे एम एन वत्स या माधव स्वरूप वत्स। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी। बाकी हड़प्पा, आलमगीरपुर और धोलावीरा आप लोग याद कर सकते हैं। फिर है मिलाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं वैशेषिक या कणाद या उलूक, कई बार नाम मिल जाता है।
इनके प्रवर्तक थे उत्तर मीमांसा के बादरायण, बिल्कुल सही बात है। न्याय के गौतम और सांख्य के कपिल, ये तो सीधा सीधा है, इसलिए राइट आंसर इज डी। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की प्रमुख समानताओं पे बात करनी है और ये बताना है कि कौन सी समानताएं इसमें हैं। दोनों ही धर्मों में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों धर्म समकालीन थे और ब्राह्मण या वैदिक धर्म की जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अगेंस्ट ही दोनों ने जन्म लिया था। प्रतीतीय समुत्पाद दोनों धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो ऐसा नहीं, ये प्रतीतीय समुत्पाद बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रतीतीय समुत्पाद का मतलब होता है कि कोई भी जो कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, यानी कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, तो ये प्रतीतीय समुत्पाद है। दोनों धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि पहला और चौथा, तीसरा इसका आंसर सही है। मौर्य सम्राट महान जो भी थे अशोक, अपने राज्याभिषेक से पूर्व कहाँ के राज्यपाल थे? कई बार सवाल पूछा गया है, मोटे मोटे सवाल याद होने चाहिए। उज्जैन से। किसकी रचना कृष्ण देव राय ने की थी? तो आप एक बड़ी किताब तो बड़ी याद करते हैं, अमुक्त माल्याद, तो ये किताब तो कई बार पूछ ली गई एग्जाम में। उसके बाद जामवंती कल्याण, ये भी इन्हीं की रचना है, और उषा किरण, ये भी इन्हीं की रचना है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो कृष्ण देव राय की पुस्तकों में अमुक्त माल्याद तो स्पेशल है ही, जामवंती कल्याण, कल्याणम बोलते हैं विवाह को, साउथ में आप देख सकते हैं, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में भी। उषा किरण, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट, मुगल कालीन शासक अकबर की प्रथम और अंतिम विजय थी? तो आप समझ सकते हैं, असीरगढ़ अंतिम विजय जो 1601 में की थी, और मालवा पहली विजय जो सम्राट अकबर ने की थी 1561 में। तो इस तरीके से आप देखेंगे दोनों प्रथम और अंतिम विजय, मालवा और असीरगढ़। अगला वाला स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है बिम कटफिसस, तो ये कुषाण वंश से जुड़े हुए थे, आपको ध्यान रखना है। कुजुल कटफिसस, उसके बाद बिम कटफिसस, और फिर कनिष्क। तो हम ये देखने वाले हैं कि कौन सा इसमें सही है। पहला, कुछ मैं ऊपर कर देता हूं, चलिएगा। इसने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्कों का प्रारंभ किया, ये बात बिल्कुल सत्य है। और हाँ, ये जरूर देख लीजिएगा कि सत्य बताना है या हमें असत्य। तो सोने के सिक्कों का बिम कटफिसस ने शुरुआत की, बिल्कुल सही बात है। इसने महेश्वर की उपाधि धारण की, ये भी बात सही है। कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया, गलत बात, क्योंकि कनिष्कपुर बसाया था कनिष्क ने, तो बाद वाला व्यक्ति नहीं बसा सकता, इसी वजह से ये वाला आपका आंसर, यानी कि ओनली 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य और लेखक हमें देखने हैं, और देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। गाथा सप्तती हॉल, ये शासक रहे हैं। हाँ, तो होमवर्क ये रहेगा, ये बताइए कि हॉल किस वंश के शासक थे। ठीक है। महाभाष्य पतंजलि का है। नाट्य शास्त्र, ये अश्वघोष का नहीं है। अब ये किसका है? तो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, तो ये आप याद कर लीजिए। और स्वप्नवास दत्ता, ये महाकवि भास, तो राइट आंसर इज सी। कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो आपको ये बताना है ये कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक जगह है शाहपुरा, तो आपको यही ध्यान रखनी है। बाकी चंद्रपुर आपको पता ही है, कोटदीजी, देसलपुर, ये सारी हड़प्पा कालीन जगह हैं। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। किस एक शासनकाल की प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप मंदिर निर्माण की विशिष्ट रचना थी? तो ये आपको ध्यान रखनी है विजयनगर। तो विजयनगर में कल्याण मंडप होते थे विवाह के लिए, कल्याण की बात मैं अभी बता चुका था। मुगल सम्राटों में से किस एक ने चित्राधार एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो चित्रकारी अपनी चरम पर थी जहांगीर के समय, हालांकि इसकी शुरुआत हुमायूं के समय से ही हो गई थी, लेकिन
अपने चरम पर पहुंची जहांगीर के समय, और इसी समय पर व्यक्ति चित्रों यानी कि पर्सनल यानी कि व्यक्ति के चित्र बनाए गए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, बताना है। 49, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। पहली बात तो ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है, अकबर के समकालीन नहीं थे, ये जहांगीर के समकालीन थे। निम्बकाचार्य। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, तो राइट आंसर आपका बचता है डी। इस तरीके से आप लोग सवालों को कर सकते हैं। यहाँ एक थोड़ी सी शायद मिस्टेक हो गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये निम्बर्क आचार्य नहीं बल्कि शेख अहमद सरहिंदी ये थे जहांगीर के समकालीन, तो इसको भी आप यहीं पर चेंज कर लीजिएगा। और ऊपर वालों का देखना पड़ेगा निम्बर्क आचार्य किसके समकालीन थे, लेकिन दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो सही है, कोई सा सही नहीं है, सॉरी। सल्तनत कालीन शब्दावली और उनके अर्थों के संबंध में हमें बताना है कौन सा सही है ज्यादा। पहला है मिल्क, तो मिल्क में देखेंगे तो हम लोग विद्वानों के लिए जो दिया गया धार्मिक कार्य हेतु जो भूमि दी गई है वो मिल्क कहलाती थी, एस या कुछ अन्य चीजें कहलाती थी। तो हम एक एक करके देखते हैं सभी को। चलिएगा, एक सेकंड। तो इसमें हमें देखना है, मिल्क विद्वानों को धार्मिक कार्यों हेतु प्रदत्त भूमि थी, ये सही बात है। विलायत एक प्रकार का कर था, ये यहाँ पे बात कही गई है, तो ये कर नहीं था बल्कि प्रांत को कहा जाता था विलायत। ससगिनी चांदी का एक छोटा सिक्का, बिल्कुल सही बात है। मैमार इमारतों का निर्माण करने वाला अधिकारी, तो ये भी सही और ये भी सही। राइट आंसर इज 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट सवाल, उत्तर भारत में लोकप्रिय कीर्तन शैली के जन्मदाता कौन थे? तो कीर्तन शैली के जन्मदाता चैतन्य महाप्रभु, ये आपको पता है कि पश्चिम बंगाल से थे, और पश्चिम बंगाल में भी नदियाँ, तो कीर्तन शैली को इन्होंने बढ़ावा दिया। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के बारे में असत्य कथन बताना है, और यही देखेंगे कि कौन सा हमारा सही है। असत्य है, इसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना गया, ये आपको याद रख लेना है, अगर नहीं पता है तो। हाँ, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना गया। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में इस कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। आपको बताइए कि 1928 में जब ये आया तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे, तो ये बात सही है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, तो ऐसी बात नहीं थी, ये स्टेटमेंट गलत है, इन्होंने भी साथ दिया। इस कमीशन ने सभी वर्गों और दलों को एकताबद्ध किया, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्योंकि ये कमीशन बिल्कुल पूरी तरीके से अंग्रेजों का बना था, अंग्रेज ही सारे इसमें थे, तो इस वजह से इसका विरोध भी हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में बंगाल कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर किस प्रांत में सरकार बनाई? तो आपको पता है कि बंगाल कृषक पार्टी, ये बंगाल का ही क्षेत्र है, सीधा सा दिख रहा है, आप लोग कर सकते हैं इसको। निम्नलिखित किस केस के अभियुक्तों को मुक्त करने के लिए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा था? स्पेशल सवाल, तो अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो इसको आप ध्यान रखिएगा और करते रहिएगा। तो ये था मेरठ षड्यंत्र केस, क्योंकि मेरठ षड्यंत्र केस यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो वो यही था बस कि जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट पकड़े गए थे रूस से आने के बाद, और इन्हीं को बचाने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने पत्र लिखा ब्रिटिश सरकार को। नेक्स्ट, कौन सा कालक्रम के हिसाब से प्रथम स्थान पर आता है? तो पहले हम इनकी डेट लिख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। चंदावर का युद्ध,
1194, पानीपत का थर्ड युद्ध 1961, और सॉरी 1700, ये 1900 याद आ रहा है। कन्नौज का युद्ध आप देखेंगे तो 1540, और सरहिंद का युद्ध ये 1555। तो आप देख सकते हैं कि जो युद्ध है कौन सा सबसे पुराना है, तो वो चंदावर का युद्ध, ये आप याद कर सकते हैं। सल्तनत काल में स्थापित विभिन्न विभागों में से कौन सा एक विदेश विभाग था? तो आप इसमें से सीधा सीधा याद कर सकते हैं, दीवाने रिसालत। तो दीवाने रिसालत ये विदेश विभाग था। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राज्य हैं और उनकी राजधानी दे रखी। तो चोल की राजधानी तंजौर, पाल की मुंगेर, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी बेंगी नहीं थी, बेंगी के चालुक्य थे, और राष्ट्रकूट की जो राजधानी थी वो मान्यखेत। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका सही नहीं है, राइट आंसर ये। नचिकेता द्वारा यम से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर का उल्लेख जहाँ पे किया गया है वो बताना है। तो ये पहले भी आ चुका, कठोपनिषद याद कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा नागर शैली में निर्मित है? तो आप समझ सकते हैं, उत्तर भारत में एक मंदिर निर्माण की शैली डेवलप हुई नागर, दक्षिण में ऐसी विकसित हुई नागर, और दक्षिण भारत की दिमाग से निकल रही है, और मिक्सअप जो शैली डेवलप हुई वो थी बेसर। दक्षिण भारत की देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा है कौन सी शैली थी, ये मंदिर निर्माण की शैलियां थी। और ये बताना है सवाल कि कौन सी इसमें जुड़ी हुई है नागर शैली से। तो आप देखिएगा इसमें लिंगराज मंदिर उड़ीसा सही है, दिलवाड़ा जैन मंदिर सही है, कोणार्क मंदिर उड़ीसा सही है। तो आप समझ सकते हैं, देखो ज़्यादातर उत्तर भारत के हैं, उत्तर भारत में नागर शैली बिल्कुल फैली हुई थी, और ये तीनों ही नागर शैली के उदाहरण हैं। नेक्स्ट और अंतिम सवाल आज का, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? सीधा सीधा सवाल आपको याद करना है, और वो है 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939, क्योंकि 22 में अभी धोखा लग गया था, 22 दिसंबर 41 हो रही है। तो मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लगातार इसको करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।